Hello guys, तो दिस इज आशुतोष अगेन वेलकमिंग यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें सेंट्रल फोर्स मोशन का जो पिछला वाला लेक्चर था तो वो क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं था तो अभी ये वाले लेक्चर में बचा हुआ पार्ट मैं पूरा करवाऊंगा, इसलिए इसका नाम 2B दे रखा है मैंने, है ना। ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, उसी के आगे से कवर करने वाले हैं। देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। मोशन क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन? डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस एम एफ आर अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर। यही थी ना, है ना। ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसको सॉल्व तो कर लो। मतलब लीनियर नहीं है, शायद वो है। क्योंकि यहाँ भी यू की टर्म आ रही है ना, तो लीनियर तो नहीं हुई है। तो वो वाली हो जाएगी, कॉची वाली हो गई। कॉची वाली हो गई ना। कन्वर्टेबल टू लीनियर होमोजेनस है ना, उसमें कन्वर्टेबल वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब बेसिकली बात ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। अच्छा, फिलहाल क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको? क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें पता है कि एफ आर की वैल्यू क्या होती है? एफ आर क्या होता है मेरा? फोर्स लॉ। फोर्स लॉ मतलब फोर्स की वैल्यू डिपेंडेंट पे, मतलब फोर्स इक्वल्स टू एफ आर इक्वल्स टू के अपॉन आर टू द पावर एम, कुछ भी हो सकता है ना इसकी जगह। ठीक है, ये होता है। और इसमें अपनी एम की वैल्यू तो पता ही है, मास। यू की वैल्यू क्या होती है? 1/r। और एल क्या होता है मेरा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। और थीटा पता ही है, आर थीटा कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, समझ में आई बात? चलो क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स is r theta equals to constant, then what is the fourth law? देखो मैंने बताया था ना कि अगर आपको मैं इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट दे दूं, मतलब कि ऑर्बिट की इक्वेशन या पाथ या ट्रेजेक्टरी कुछ भी बोल सकते हो इसको, अगर मैं वो दे दूं आपको, तो आप मुझे कैसे निकालोगे? बताओगे कि फोर्स क्या लग रहा होगा, है ना। ये किससे डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे? नॉर्मल सी चीजें है ना। मैंने आपको दे दिया है आर थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज मैंने आपको गिवन दे दी है ना। आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ? फोर्स एंड रिलेशन बिटवीन आर, है ना। इनका रिलेशन पूछ रहा हूँ मैं, इनके इनकी रिलेशन क्या है, मतलब इनके बीच में, है ना। तो क्या करो, सिंपली वैल्यू रख दो, है ना। वैल्यू रख दो। कहाँ पे रख दोगे? इसको इसको क्या बोल दोगे? कुछ ऐसे लिख दोगे, थीटा बाई यू इक्वल्स टू कांस्टेंट सी बोल दो, है ना। सी या फिर कुछ ही बोल दो, सी बोल दो, है ना। या के बोल दो, कुछ भी बोलना चाहो जो बोलना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। थीटा बाई यू इक्वल्स टू ए, है ना। एंड यू इक्वल्स टू ए बाय थीटा, थीटा बाय, है ना। यू इक्वल्स टू थीटा बाय। ठीक है, तो अब ये क्या, यू क्या हो गया? यहाँ थीटा का फंक्शन हो गया, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव निकाल लो इसका। tan थीटा स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू एम एम ऑन एल स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, कैसे इसमें क्या रख दो? वैल्यू रख दोगे, है ना। तो सीधी सीधी वैल्यू आपको दिख रही है, थीटा बाय के है, डी यू बाई डी डी थीटा क्या हो जाएगा मेरा? 1/k हो, 1/a हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना। ये बात बता, तो ये वाली टर्म तो ऑल पहले से ही जीरो हो गई। फिर उसके बाद यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा बाय ए, और एम एफ आर अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप एम एफ आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? एल स्क्वायर यू स्क्वायर थीटा अपॉन ए माइनस ए, है ना। ये बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी, है ना। ये यू स्क्वायर थीटा को थीटा बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। थीटा बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो। और इसको क्या बोल दो? एक कांस्टेंट बोल दो के। ठीक है, कांस्टेंट बोल दो के। ये हो गया मेरा फोर्स लॉ, है ना। ये आ रहा है क्या? सॉरी सॉरी, एक एक प्रॉब्लम, एक गलती यहाँ पे, एक गलती है। क्या कर दोगे? एफ आर की ये थीटा बाय ए को फिर से क्या लिख सकते हो? यू लिख सकते हो, है ना। यू लिख सकते हो।
तो ये यू क्यूब हो गया ना, यू क्यूब हो गया है ना। बल्कि उल्टा हो रहा होगा, फ्रैक्शन गलत हो रहा है देखो तो। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसको यू के यू ही रहने दो ना, इसका यू को यू ही रहने दो, है ना। तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? माइनस माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम ना, यू क्यूब, ये हो जाएगी। अच्छा, तो इसको तो मैं कांस्टेंट के लिख दूंगा या टी लिख दूंगा, है ना। कांस्टेंट टी लिख दिया मैंने इसको, टी, है ना। और यू क्यूब लिख दिया ना। एफ आर किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/r⁴ पे, है ना। तो ये मेरा आ गया फोर्स लॉ। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। ऐसे ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा आपको, है ना। तो मैं अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला और बता सकता हूँ मैं कि देखो, कई बार क्या होता है, इसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम न लगे, तो एक एक ये ट्रिक, या ट्रिक कह लो, या फिर एक जनरल फॉर्मूला ये भी कह सकते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से ही आता है वो, है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से ही आता है। अगर कोई, मैं आपको एक स्पेसिफिक रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए, एक स्पेसिफिक रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए, है ना, ऑर्बिट के लिए, है ना, इसकी वैल्यू क्या कैसे डिपेंड करी? r⁴n इक्वल्स टू a sin n थीटा, ऐसा कोई फंक्शन हो, a sin ऑफ n थीटा, या फिर ऐसा कोई फंक्शन हो r इक्वल्स टू a cos ऑफ n थीटा, ऐसा कोई फंक्शन हो, है ना। ये दोनों जैसे टाइप के फंक्शन है। ऐसे टाइप के फंक्शन के लिए जो मेरी फोर्स लॉ होता है, फोर्स लॉ ऐसे होता है 1/r⁴ 2n+3, ठीक है। 1/r⁴ 2n+3। तो ये आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ये याद कर लीजिए। देखो समय बचता है एग्जाम में, है ना। क्या करोगे आप इसके लिए क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली जैसे मैंने सॉल्व किया, आर को यू में चेंज करोगे, फिर यू का थीटा में टर्म्स में डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे, वैल्यू रखोगे, फिर उसके बाद पुट करके जो भी आंसर आएगा आपका लास्ट में, है ना, डिफरेंशियल में, तो आंसर आपका कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, तो याद याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में फायदा मिल जाएगा, ठीक है। इतना सा फर्क पड़ेगा केवल, है। अब एक और टॉपिक पे जब करते हैं, उसका नाम है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। इसकी बात करते हैं, है ना। अच्छा, इसमें इस केस में क्या होता है, देखो सबको पता है कि टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। टोटल एनर्जी की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? के ई प्लस बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? कोई भी शक संशय कुछ भी तो नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर या आर डॉट स्क्वायर, इसको आर डॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। मतलब एम वी स्क्वायर लिख दूँ, चलो ठीक है। आर डॉट स्क्वायर सही नहीं होगा कहना, क्योंकि यहाँ पे आर वेक्टर अपना आर थीटा कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है ना, पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो और ये पोटेंशियल एनर्जी अपना क्या होता है? वी ऑफ आर, इज अ फंक्शन ऑफ आर, है ना। मतलब कोई भी पोटेंशियल जिसपे जो पोटेंशियल का फंक्शन होता है जनरली, है ना, वो हो जाता है। अच्छा, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 1/, अच्छा इससे पहले एक चीज बताओ, वी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, वी को आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट, ठीक है। तो वी वी के मैग्नीट्यूड को किस प्रकार से, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट, इसका ऐसे सॉरी, ऐसे ऐसा होता है ना, आर कैप प्लस थीटा कैप, है ना। तो इसके इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये मेरा वो होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने वी लिखा है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर दिया मैंने? वी लिख दिया है ना। इसकी वैल्यू इस प्रकार से हो सकती है, वी वेक्टर, है ना। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये बात बता दो सब लोग। आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, कोई भी शक तो नहीं इसमें, है ना। और वी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होने वाला है? मेरा वी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है, समझ में आया बात, है ना। ये मैं 20 पर ले सकता हूँ। अगर मैं एनर्जी की इक्वेशन में पुट करता हूँ ना, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? 1/2 m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है।
प्लस वी ऑफ आर। ठीक है, ये तीन टर्म हो जाएंगे। अब क्या होगा, देखो थीटा डॉट की वैल्यू मेरे को पता है, थीटा डॉट की मेरे को वैल्यू पता है, थीटा डॉट की क्या होती है, एल अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, एल अपॉन एम आर स्क्वायर यही होती है वैल्यू। ठीक है, थीटा डॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, थीटा डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर टू द पावर 4। यही हो जाने वाला है, कोई शक तो नहीं है इसमें, है ना। तो थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे भाई, और कुछ नहीं करेंगे। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस वी आर। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। और ये एम आर स्क्वायर अगर इसमें से कैंसिल कर दोगे तो क्या बच जाएगा आपका, एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर, है ना। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर प्लस बी आर, है ना। फाइनल ई की वैल्यू मेरी क्या आ जाने वाली है, 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस, इसको मैं क्या बोलता हूँ प्यार से देखो, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बी इफेक्टिव पोटेंशियल बोलता हूँ। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, बी इफेक्टिव पोटेंशियल जानते हैं। कोई भी शक तो नहीं है ना। तो ये मेरा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ना, डायरेक्टली बी इफेक्टिव पोटेंशियल में एम 1/2 एम प्लस एम आर डॉट स्क्वायर अगर ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया, है ना। चलो अब मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको एनर्जी और एसेंट्रिसिटी पे, है ना। एनर्जी और एसेंट्रिसिटी पे एक रिलेशन बता रहा हूँ। एनर्जी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड एसेंट्रिसिटी। देखो जनरली सेंट्रल फोर्स मोशन में होता क्या है, होता क्या है सेंट्रल फोर्स मोशन में, ये मेरे पास बॉडी है ना। सेंट्रल फोर्स मोशन में क्या होता है, फिक्स पॉइंट की तरफ लगता है ना। ये मेरे पास मास है ना, ये मेरे पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है ना। मान के चलो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ पे लग रहा है ना, कहाँ पे, सन की तरफ लग रहा है ना। तो ये ऐसे मूव कर रही है ना अर्थ। अब वो इलिप्स में मूव करेगी, है ना, इलिप्स में मूव करेगी, इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगी कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, है ना, कि हाइपरबोलिक पाथ में मूव मूव करेगी, है ना। हाइपरबोलिक पाथ में मूव करेगी तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, पैराबोला बनाएगी, ये कैसे डिसाइड होगा। कैसे पता लगाते हो आप, एसेंट्रिसिटी से पता लगाते हो, एसेंट्रिसिटी से पता लगाते हो। ये बात पता है ना आपको, ये बात तो ऑब्वियस है ना भाई। आप पता कैसे लगाते हो कर्व कौन सा है, ई इक्वल्स टू जीरो क्या है, ई इक्वल्स टू वन क्या है ना। ये सब कहाँ से पता लगाते हो, एसेंट्रिसिटी से पता लगाते हो, है ना। कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा हुआ है ये सब चीजें। अच्छा ये चीजें पता है आपको कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती तो क्या आंसर आता है ना। ये तो पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो यहाँ कहीं नोट कर लो, है ना। ई इक्वल्स टू जीरो मेरा क्या कहलाता है, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर। ठीक है, ई इक्वल्स टू वन क्या कहलाता है, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक, पैराबोलिक ऑर्बिट। ठीक है, if e is in between 0 to 1, if e is in between 0 to 1, sorry, then it is ellipse, then it is what, ellipse, elliptical orbit। और अगर e is greater than 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। देखो अभी या तो डेरिवेशन कर सकते हो, पूरा बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो कि आपके कोई काम का नहीं है, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है वो एग्जाम के लिए, है ना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसका कोई मतलब नहीं है करने का, है ना। तो बेटर है कि आप ये क्या फॉर्मूला याद रखें और जो क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं वो करिए। ठीक है, केवल केवल बस बात वही है, उसकी बात कुछ बात नहीं है ना। ठीक है, अगर ये मेरा पास फोर्स लॉ है ना, ये मेरे पास क्या है, फोर्स लॉ। ये क्या होता है, ग्रेविटेशन में फोर्स लॉ यही होता है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है ना, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स में प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, है ना। ये बात पता है आपको। ऐसे लिख सकता हूँ मैं फोर्स को, माइनस के बाय आर स्क्वायर, ये ऐसे लिखता हूँ ना मैं फोर्स को।
अच्छा, अगर ये वाला लॉ है अगर मेरे पास, तो मैं माइनस के की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, एफ बाई यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई भी शक तो नहीं है इसमें, है ना। एफ बाई यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत तो नहीं है इसमें। जब इक्वेशन सॉल्व करोगे आप, है ना, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, फोर्स लॉ रखोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैंने सॉल्व किया है ना, ये फोर्स लॉ लेके, यूजिंग दिस फोर्स लॉ, दिस फोर्स लॉ, वी कैन सॉल्व differential equation of center force motion, and we will get we will get result as, हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमको, फाइनल रिजल्ट हमको ये मिलेगा, u इक्वल्स टू एम के स्क्वायर्ड अपॉन एल स्क्वायर्ड टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, है ना। ये देखो, ये जो इक्वेशन है मेरी, है ना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन की है। ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है ना, लेटस रेक्टम वाली, जो मतलब इसमें आप प्लॉट कर सकते हैं ना। कोनिक सेक्शन की इक्वेशन ऐसी होती है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। उसके फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यू क्या होगा, यू की वैल्यू 1/r होगी, है ना। लिख लो यहाँ पे, यू की वैल्यू क्या होगी, 1/r, है ना। थीटा की वैल्यू तो भाई एंगल ही होगा, कोई बात नहीं, है ना। के इस फोर्स का कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट होगा, जो भी है ना, फोर्स में कांस्टेंट लगा होगा। एल की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम, है ना। एम की वैल्यू मास, ठीक है। और ई क्या होगा मेरी, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, समझ में आया। ये वाला ये वाला केस समझ में आया, है ना। अगर इसमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालोगे आप इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मेन आपको रिलेशन है याद रखना है, जो मेन रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा आपका, वो रिलेशन मैं यहाँ पे ले देता हूँ। एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है ना, एसेंट्रिसिटी का रिजल्ट है ये, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। एसेंट्रिसिटी, अगर मैंने आपको एनर्जी दी है, तो आप उसकी एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, है ना। एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में दूंगा मैं आपको, है ना, किसी ना किसी चीज के फॉर्म में दूंगा, है ना, इनके टर्म्स में ही दूंगा, तो वो जो भी चीज आएगी आपकी फाइनल आंसर ई आपको मिल जाएगा। एल की वैल्यू पता होगी, मतलब आपको, है ना, एम की वैल्यू पता होगी, के की वैल्यू पता होगी, है ना। तो आप इसको सॉल्व करके एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, है ना, तो अगर एनर्जी की वैल्यू में लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, एम के स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई विद ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये मेरी एनर्जी की वैल्यू है ना। और ये क्या है, एसेंट्रिसिटी, ये एनर्जी, ये क्या है मेरा, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट मेरी क्या होती है, एल स्क्वायर अपॉन एम के डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा। वो ऊपर वाली इक्वेशन से ही निकाला है ना, ये कौन सी इक्वेशन से निकाला है, ये वाली इक्वेशन से ही निकाला है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आपके एसेंट्रिसिटी और ऑर्बिट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो ऑर्बिट बता सकते हो, है ना, एसेंट्रिसिटी पता हो तो एसेंट्रिसिटी पता हो तो एनर्जी भी बता सकते हो, है ना, अगर सेंट्रल फोर्स मोशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आपसे आपको बताना है कि इस केस में क्या होगा, किन किन केस में क्या क्या होगा, वो चीजें अगर मैं आपसे पूछ लूँ, तो ई इक्वल टू जीरो का अगर मैं केस को, इक्वल टू जीरो के केस में क्या होगा, इक्वल टू जीरो के केस में होगा सर्कुलर ऑर्बिट, क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अगर ई इक्वल टू जीरो कर दो किसी इक्वेशन में, ई इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, निगेटिव आ जाएगी। और ई की वैल्यू होगी कितनी, ई की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी ई की वैल्यू, समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कर दो ई की वैल्यू, अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में ई की वैल्यू 1 है ना, ई की वैल्यू 1 है, ठीक है, मतलब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है, तो कौन सा पाथ बनेगा, पैराबोला बनेगा,
ये बात सबको पता है कि पैराबोला बनेगा। अगर पैराबोला पाथ बनेगा तो उसके लिए मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके लिए मेरी एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो क्या होगी। देखो रख के देखो, यहाँ पे इक्वेशन में मैंने क्या रखा, वन रख के देखा। वन रख के देखूंगा तो मेरी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी जीरो, है ना। मतलब कि टोटल एनर्जी की वैल्यू अगर जीरो है, टोटल एनर्जी की वैल्यू अगर मेरी जीरो है, तो पाथ कौन सा बनेगा, पैराबोला बनेगा। और अगर निगेटिव है तो क्या बनेगा मेरा, सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा। लेकिन हर निगेटिव पे नहीं बनेगा, हर निगेटिव पे सर्कुलर ऑर्बिट में बनेगा, वो देखते हैं अपन कैसे नहीं बनेगा। ठीक है। अगर ई की वैल्यू कहाँ रख दूं मैं, जीरो से वन के बीच में रख दूं, तो पता चलेगा कैसे। इफ ई इक्वल्स टू, ई इज इन बिटवीन जीरो टू वन, चलो तो ई इज इन बिटवीन जीरो टू, जीरो टू वन, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इस केस में क्या बनेगा मेरा, अभी बताया था मैंने, इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगी, है ना। इलिप्स बनेगा। इलिप्स के केस में क्या होगा, इलिप्स के केस में क्या होगा, ये देखो, इसकी वैल्यू अगर मेरी जीरो से वन के बीच में रहती है, जीरो से वन के बीच में रह रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये टोटल जो फ्रैक्शन होगा उसका स्क्वायर होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करूंगा जो वन से कम है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ, अगर 0.05 का स्क्वायर करता हूँ, 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.02 आएगा, है ना। इसकी वैल्यू तो और कम हो गई, है ना। मतलब वन से तो कम ही होने वाला है इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर वन से कम होगा तो ये टोटल टर्म जो ई स्क्वायर माइनस वन है, वो मेरी क्या हो जाएगी, निगेटिव टर्म हो जाएगी। अगर जैसे ही मेरी टर्म ये निगेटिव हो गई तो मेरी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, इसके बीच में निगेटिव रहेगी। मतलब अगर ई की वैल्यू निगेटिव है तो क्या चांस है, वो या तो हाइपरबोला, या तो इलिप्टिकल हो सकता है ऑर्बिट, या तो क्या हो सकती है मेरी, सर्कुलर ऑर्बिट हो सकती है। लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट किसके लिए, केवल और केवल एक एनर्जी के लिए, इस एनर्जी के लिए ही सर्कुलर ऑर्बिट होगी, ठीक है। अगर मेरा जो वो है, एसेंट्रिसिटी है जो मेरी, अगर एसेंट्रिसिटी है मेरी, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ पे मेरी क्या बनेगी, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक ऑर्बिट, हाइपरबोलिक ऑर्बिट बनेगी, ठीक है। हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए क्या होगा, हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू मेरी देखोगे तो क्या आ जाएगी, अगर एनर्जी की वैल्यू, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो ई स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात समझ में आई, ई स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वन से ग्रेटर कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, वन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ई स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू जैसे ही मेरी पॉजिटिव हो गई, तो मेरी एनर्जी हमेशा क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अगर एनर्जी पॉजिटिव है मतलब हाइपरबोलिक, है ना। तो आप आपसे अगर पाथ पूछा जाए तो सीधे देख के ही बता सकते हो, टोटल एनर्जी दे दी है क्वेश्चन में और बताया जाए कि पाथ क्या है, तो पूछा जाएगा तो ये तो क्या देख के बता सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल देख के बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी के साथ साथ बात कर लूँ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की, अगर इन सारे केस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर लूँ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, ठीक है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन या ट्रेजेक्टरी में जो वेलोसिटी रहने वाली है, मतलब कि जब मैंने कितनी तेजी से फेंकूंगा कि ये ट्रेजेक्टरी बनेगी, है ना। ये है मेरे पास, है ना। ये अर्थ, ये सन है, ये अर्थ है मेरी, है ना। तो सन ने इसको कितनी तेजी से ग्रेविटेशन फोर्स से, मतलब ये चल रही होगी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी कि ये वो वाला कोनिक सेक्शन वाला मतलब पाथ ट्रेजेक्टरी फॉलो करे, है ना। सर्कुलर पाथ फॉलो करना है तो कुछ अलग वेलोसिटी से कर रही होगी, है ना अर्थ। अगर इलेप्टिकल कर रही होगी तो कुछ अलग होगी, पैराबोलिक कर रही होगी तो अलग होगी, है ना। तो वेलोसिटी क्या क्या होती है प्रोजेक्शन की, वो मैं देख लेता हूँ, है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर v की वैल्यू आपको, v की वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर है, अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर है ना। ये अर्थ के लिए, अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर ये टू जी एम अपॉन आर से ज्यादा वेलोसिटी है ना, तो मेरा क्या होगा, जो पाथ होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, हाइपरबोलिक बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर मेरे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट कब कब बनेगी मेरी, इलिप्टिकल ऑर्बिट कब बनेगी, अगर इसकी v की वैल्यू मेरे पास कम है, v की वैल्यू अगर मेरे पास कम है अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर से, अगर इससे कम है क्या बन जाएगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर पैराबोलिक ऑर्बिट ऑर्बिट चाहिए तो क्या कितनी वेलोसिटी से देखना पड़ेगा, पैराबोलिक ऑर्बिट चाहिए तो आप फेंक दो v इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, कितनी वेलोसिटी फेंक दो हो जाएगा आपका काम, है ना। और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए तो आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी चाहिए, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ठीक है।
इससे आपको सर्कुलर ऑर्बिट मिल जाएगी। इससे कम फेंकोगे तो फिर तो जाएगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी तो यही है ना, √2 gm है ना। ठीक है, वो एस्केप वेलोसिटी है ना। तो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, अलग 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 कोनिक सेक्शन के लिए, ठीक है, जो भी फॉर्म करेगी बॉडी, है ना। तो फिलहाल यहाँ आपका पूरा का पूरा सेंट्रल फोर्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। इससे आप बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। ये सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं तो आपका सारा सेंट्रल फोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन चालू करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ाई रोज करिए, है ना, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिए, तभी होगा सिलेक्शन, ठीक है। दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ, गुड बाय।